आज से लगभग 2 साल पहले हमने बात की थी कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ की जिन्हें अगर किसी वजह से बॉडी पर डैमेज हो जाए तो उनकी बॉडी अपने आप उसे हील या रीजनरेट कर पाती है। लेकिन सुपर हीरोज़ नहीं बल्कि सुपर विलन के पास भी ये सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सुपर विलन्स की जिनके पास रीजनरेशन या हीलिंग फैक्टर एबिलिटी है। तो अब शुरू करते हैं नंबर 10 से, रेड स्कल। अब 1945 से पहले रेड स्कल हाइड्रा का लीडर था, बट टेसरेक को पाने के चक्कर में अब वो गेट कीपर का काम कर रहा है। अब अगर आपने कैप्टन अमेरिका देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे रेड स्कल ने सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट किया और कैसे उसकी बॉडी के लुक्स चेंज हो गए। लेकिन बदले में रेड स्कल को वो सारी पावर्स मिली जो एक्सपेरिमेंट के बाद स्टीव रॉजर्स को मिली थी, जिसमें से एक हीलिंग फैक्टर भी है। बेसिकली सुपर सोल्जर सेरम की वजह से रेड स्कल का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी जल्दी हील हो जाती है। अब रेड स्कल की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी तो हमें ऑन स्क्रीन देखने नहीं मिली, बट कैप्टन रॉजर्स को हम कई बार रैपिडली हील होते हुए देख चुके हैं। लेकिन दोनों में जो सेरम इंजेक्ट किया गया था वो लगभग सेम ही थे, इसलिए दोनों की बॉडी के हीलिंग फैक्टर भी सेम है। वैसे टेक्निकली रेड स्कल अब इमॉर्टल बन चुका है क्योंकि अब वो सोल स्टोन का गेट कीपर है, और जैसे वो 1945 में दिखा करता था वैसे ही वो आज भी दिखता है। मतलब वॉरमेयर पर उसकी एज नहीं बढ़ रही है। हाँ, अगर कोई उसे मार देता है तो बात अलग है। नंबर 9, जनरल जॉर्ड। अब जनरल जॉर्ड को हमने देखा था लगभग आज से 8 साल पहले मैन ऑफ स्टील में। जनरल जॉर्ड एक क्रिप्टोनियन है, इसलिए सुपरमैन की तरह उसकी बॉडी सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और यही रेडिएशन उसकी बॉडी को एनर्जी भी देती है। लेकिन जैसे सन रेज के कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन की बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, वैसे ही सेम जॉर्ड के साथ होगा। और सिर्फ जॉर्ड नहीं बल्कि जितने भी क्रिप्टोनियंस हैं सबकी बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट करेगी। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें गोलियों से मार दें या फिर न्यूक्लियर मिसाइल से। अब कुछ सुपर फैंस ये कमेंट कर सकते हैं कि जॉर्ड की पोजीशन इतनी नीचे क्यों है। तो बेसिकली क्रिप्टोनियन होने की वजह से जॉर्ड की हीलिंग एबिलिटी बस प्लेनेट अर्थ या फिर हमारे सोलर सिस्टम में ही काम करेगी। लेकिन जैसे ही वो क्रिप्टोनाइट या रेड सन के कांटेक्ट में आ जाएगा या फिर येलो सन से बहुत दूर चला जाएगा तो उसकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक जैसे क्रिप्टॉन पर थी। नंबर 8, वेड विल्सन। अब मैं यहाँ पर डेडपुल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो वेड विल्सन है जिसे हमने वुल्वरिन में देखा था। बेसिकली वेड एक म्यूटेंट था जिसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज थे किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में। लेकिन एक दिन स्ट्राइकर उसे किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। स्ट्राइकर एक वेपन बना रहा था जिसका नाम था वेपन 11 द म्यूटेंट किलर, जो बना था वेड विल्सन। अलग अलग म्यूटेंट्स के डीएनए की वजह से वेड को बहुत सारी पावर्स मिली, जैसे टेलीपोर्टेशन, ऑप्टिक बीम्स मतलब अपने आंखों से लेजर प्रोजेक्ट करना, और वुल्वरिन की तरह अपने हाथों से स्वॉर्ड बाहर निकालना। लोगन भी वेड की सेल्फ हीलिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन आखिर में जैसे तैसे करके लोगन ने वेड विल्सन को मार दिया। लेकिन इसकी जो हीलिंग एबिलिटी थी वो सेम वुल्वरिन की तरह थी। नंबर 7, एल्ड्रिच किलियन। अब एल्ड्रिच एमसीयू की जीनियस लोगों में से एक था, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था इसलिए उसका हमेशा मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब टोनी ने उसकी रिसर्च में साथ देने से मना कर दिया तब एल्ड्रिच को कुछ भी करके टोनी से बदला लेना था। एल्ड्रिच माया हिंसन के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट पर काम शुरू कर देता है और कुछ सालों बाद वो एक्सट्रीमिस्ट वाले सोल्जर्स बनाना शुरू कर देते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ही एल्ड्रिच के सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज दूर हो जाती है। अब किलियन के पास फायर प्रोजेक्शन और सेल्फ हीलिंग जैसी एबिलिटी है। जब टोनी पेपर पॉट्स को रेस्क्यू करने आता है तब वो किलियन का हाथ काट देता है, लेकिन किलियन कुछ मिनट में ही अपने हाथ को वापस रीजनरेट कर देता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे अगर एल्ड्रिच किलियन की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो अपने आप हील करना बंद कर देगी। नंबर 6, लिजर्ड। अब लिजर्ड अपीयर हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। वैसे डॉक्टर कॉर्नर्स बस ये चाहते थे कि ह्यूमंस की बॉडी ने भी रीजनरेट करना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो लिजर्ड बन गए। लेकिन रीजनरेशन एबिलिटी तो उन्हें मिल ही गई। लिजर्ड की हीलिंग एबिलिटी स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा फास्ट काम करती है, और जब स्पाइडरमैन की वजह से उसकी टेल उसकी बॉडी से अलग हो गई थी तब उसने 10 सेकंड के अंदर अपने पूंछ को वापस रीग्रो कर लिया था। और स्वेट टीम ने तो लिजर्ड को गोलियों से छन्ने छन्ने कर दिया था, लेकिन तब भी उसने अपने बॉडी के सारे घाव 5 सेकंड के अंदर हील कर दिए है। बस -डिग्री में उसकी हीलिंग पावर थोड़ी स्लो काम करती है। नंबर 5, एपोकलिप्स। अब एपोकलिप्स एक म्यूटेंट था और उसके लोग तो उसे भगवान का ओहदा दिया करते थे। एपोकलिप्स अकेला पूरे एक्समैन टीम के बराबर था। वो पहले इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी की एज होना शुरू हो जाती वो अपने कॉन्शियसनेस को एक अलग म्यूटेंट में ट्रांसफ़र कर देता
और सेंचुरी तक ऐसा करने की वजह से उसे कई सारे म्यूटेंट्स की कोर पावर मिली, जैसे टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपैथी और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। हालांकि फिनिक्स के सामने एपोकलिप्स की हीलिंग एबिलिटी ने काम नहीं किया। टेक्निकली उसकी बॉडी हील हो रही थी, लेकिन फिनिक्स हील होने से पहले ही उसे और ज्यादा डैमेज कर रही थी। लेकिन इसी बीच हमें पता चला कि एपोकलिप्स 2 से 3 सेकंड के अंदर स्केलेटन लेवल से खुद को रीजनरेट कर सकता है। नंबर 4, एबोमिनेशन। अब एमिल ब्लॉन्स्की तो पहले एक नॉर्मल सोल्जर था, बट हल्क से लड़ने के लिए उसने अपने अंदर सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट कर दिया। हालांकि एक सुपर सोल्जर और हल्क के स्ट्रेंथ लेवल में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, इसलिए फर्स्ट मीटअप के दौरान हल्क ने सिर्फ अपने किक से ब्लॉन्स्की के पूरे स्केलेटन को फ्रैक्चर कर दिया था। बट ब्लॉन्स्की ने जो सेरम लिया था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था अगर हम उसे कंपेयर करें स्टीव रॉजर्स वाले से, इसलिए ब्लॉन्स्की ने अपनी बॉडी को एक दिन के अंदर ठीक कर दिया। टेक्निकली उसने 24 घंटों के अंदर अपने 95% फ्रैक्चर स्केलेटन को ठीक किया था, लेकिन जब उसने हल्का डीएनए अपने बॉडी में मिक्स कर दिया तब वो और जल्दी हील होने लगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब एबोमिनेशन की हीलिंग और रीजनरेशन पावर हल्क के लेवल की है, और अभी तो एबोमिनेशन आगे चलकर थंडरबोल्ट टीम का हिस्सा बनने वाला है, तो तब हमें उससे रिलेटेड और बहुत कुछ जानने मिलेगा। नंबर 3, डूम्सडे। अब डूम्सडे को बनाया था लेक्स लूथर ने। टेक्निकली डूम्सडे भी एक क्रिप्टोनियन ही है जो सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। डूम्सडे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि अगर इस पर एनर्जी बेस्ड अटैक किए जाए तो डूम्सडे और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और अगर इसके बॉडी के किसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो वो उसे रीजनरेट कर लेगा। वैसे डूम्सडे की हीलिंग स्पीड सुपरमैन से भी फास्ट है। जब ये दोनों न्यूक के सामने आए थे तब सुपरमैन की तो वाट लग गई थी, लेकिन डूम्सडे न्यूक्लियर मिसाइल के ब्लास्ट होते ही वापस अर्थ पर आ गया था, और इसकी बॉडी अपने आप को अडेप्ट करते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मिसाइल ने डूम्सडे को पहली बार में 20% डैमेज दिया है तो तभी कुछ सेकेंड्स में इस मॉन्स्टर की बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम सेम मिसाइल से शायद ही डूम्सडे को कुछ डैमेज हो पाए। नंबर 2, हेला। अब हेला के पास रीजनरेशन पावर तो है, बट ये एबिलिटी उसे अपने सूट से मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हेला अपने सूट के साथ ही पैदा हुई थी। हेला कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन जब भी हेला ने किसी से फाइट किया है उस टाइम उसे भी खंजर लगे थे, लेकिन फिर भी उसका एक बूंद खून नहीं निकला। क्या पता हेला के बॉडी में खून नाम की चीज है भी या नहीं। थॉर ने हेला के पेट में स्पेयर गंगनीर दे मारा था, लेकिन उसे हील होने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। ऐसे ही उसे कई बार स्टैब किया गया, लेकिन हेला तो मौत की देवी है, उसे कुछ हुआ ही नहीं। और क्योंकि उसे एसगार्ड से पावर मिलती थी, इसलिए वर्चुअली वो एसगार्ड में तो इमॉर्टल है। हो सकता है कि लव एंड थंडर में हमें हेला फिर से देखने मिल जाए। नंबर 1, ईगो द लिविंग प्लैनेट। अब ईगो हमारे फैन फेवरेट सुपर हीरो स्टार लॉर्ड के फादर है। ईगो एक सेलेस्टियल है जिसे खुद नहीं पता कि वो यूनिवर्स में कब से एग्जिस्ट करता है। असल में ईगो अपने अवतार्स बनाकर ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से अगर कोई उस पर अटैक भी कर दे तो उसे कुछ नहीं होने वाला। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के क्लाइमैक्स में हमने ईगो को स्केलेटन लेवल से हील होते हुए देखा है। सेलेस्टियल होने की वजह से ईगो की जान उसके अवतार्स में नहीं होती है, इसलिए हम उसे नाए इमोर्टल बोल सकते हैं। हालांकि ईगो को भी मारा जा सकता है अगर उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दे तो। वैसे व्हाट इफ में तो अल्ट्रॉन ने ईगो को बहुत बुरी तरीके से मारा था, बट वो दूसरे यूनिवर्स की बात है। लेकिन ईगो के साथ आज की लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है, और आज के लिए इतना ही। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किसका हीलिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।